नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। तो आज 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। 26 अप्रैल यानी कि दूसरे फेज में मतदान हो रहा है। वहीं पर आप भी ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए, क्योंकि पहले फेज में जिस तरह से वोटिंग कम हुई थी, तो एएमवी नेटवर्क की पूरी टीम आपसे अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। खबरों की ओर रुख करेंगे तो राहुल गांधी ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो देश की तकदीर का फैसला करने वाला ये चुनाव है, राहुल गांधी का ये कहना है। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट किया जाए। राहुल गांधी ने स्पेशली जनता से अपील की है, संविधान का सिपाही बनकर वोट करें। तो राहुल गांधी की अपील आई है, जनता से वो लगातार अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। इससे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही फर्स्ट फेज शुरू हुआ था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वहां पर अपील की थी कि जनता से कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। हालांकि वोटिंग रेट काफी कम रहे थे फर्स्ट फेज में, लेकिन सेकेंड फेज में वोटिंग जिस तरह से मतदान में मतदाता पहुंच रहे हैं, अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। तो वहीं पर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जो है निर्मला सीतारमण भी पहुंची है। तो पिनराई भी पहुंचे, सीएम केरल के हैं। तो वहीं पर वी मुरलीधरन भी नेता बीजेपी के पहुंचे। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हो, सभी लोग जो है, पूर्व सीएम भी पहुंच रहे हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री है। तो यानी कि विक्ट्री का साइन भी दिखाते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो जिन्होंने वोट किए हैं वो सभी मतदान केंद्र में पहुंच भी रहे हैं, साइन भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने वोट दिया है। इसी के साथ ही एएमवी की टीम, पूरी टीम आपसे यही दरख्वास्त करती है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकले, मतदान करें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस बार जिस सरकार का काम आपको ज्यादा पसंद हो वो रिपीट हो, तो उसके लिए भी मतदान करो। और अगर आप चाहते हैं कि जिस सरकार का आपको काम पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आप वोट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि ये आपके हाथ में है दूसरों के भाग्य का फैसला करना। आखिर कौन जो है इस देश की कमान किसके हाथ में आप देना चाहते हैं, वो जनता के हाथ में है। इसलिए आपसे ज्यादा अपील है कि वोट के लिए बाहर निकले। तो वहीं पर जो हॉट सीट रहने वाली रायगंज में बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो बालूरघाट में बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो कई जगहों पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा। तो आज जो है बंगाल की, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि आगामी लोकसभा के दौरान हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो बंगाल में हिंसा भी काफी ज्यादा देखने को मिली थी। कहां कौन से हॉट सीट पर चुनाव होने वाले हैं, कौन से वो बड़े चेहरे रहने वाले हैं, तो आपको इसके बारे में बता दें। तो दूसरे चरण में कौन से वो प्रमुख चेहरे रहने वाले हैं। तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से लड़ने वाले हैं, भाजपा के तेजस्वी सूर्य कर्नाटक से, हेमा मालिनी और अरुण गोविल मथुरा और मेरठ से लड़ने वाले हैं। तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे। तो वही शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लड़ने वाले हैं। तो साख दांव पर है। तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश भी चुनावी मैदान में है। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के भाग्य का फैसला भी आज होने वाला है। तो गौतम बुद्ध नगर में भी वोटिंग चल रही है। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की मतदान करने की अपील। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने जनता से अपील की है कि मतदाता रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करें। तो वहीं पर युवा मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है कि जितना अधिक मतदान उतना मजबूत लोकतंत्र होगा। तो पीएम मोदी की मतदान करने की अपील। इससे पहले राहुल गांधी ने भी लोगों से अपील की है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। वहीं पर लगातार, क्योंकि मैं ये बात बार बार दोहरा रही हूं, क्योंकि एएमवी नेटवर्क की टीम भी आपसे ये दरख्वास्त कर रही है, आप सभी से ये दरख्वास्त है कि आप अपने घरों से बाहर निकले। अगर आपको छुट्टी मिली है, इसका फायदा उठाइए, अपने घरों से बाहर निकलिए, मतदान केंद्र तक पहुंचिए और मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि देश के भाग्य का फैसला आप सभी के हाथ में। और ये बार बार मौका नहीं मिलता है, एक बार ही मौका मिलता है और कई सालों में ये मौका आता है। तो जरूर अपने घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें, क्योंकि फर्स्ट फेज में जिस तरह से देखा गया था काफी कम लोग पहुंचे थे, परसेंटेज काफी कम था। हालांकि चुनाव आयोग के सामने भी ये बड़ा चैलेंज है इस बार, क्योंकि मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को किस तरह पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसी बीच किस हॉट सीट पर किसकी साख दांव पर लगी है उसके बारे में आपको बता दें। राहुल गांधी वायनाड से, क्योंकि वो चुनाव लड़ने वाले, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो वहीं पर शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं तिरुवनंतपुरम से, तो उनकी साख भी दांव पर है। तो आपको हॉट सीट के बारे में बता रही हूं। तो एचडी कुमार स्वामी जेडीएस मांड्या से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हेमा मालिनी बीजेपी के नेता मथुरा से चुनाव लड़ने वाले, अरुण गोविल बीजेपी के मेरठ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि मेरठ में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बीएसपी नेता भी उतरे हुए हैं, सपा ने अपना नेता उतारा है, दलित चेहरे को उतारा है। तो यानी कि एक बड़ा
मुकाबला, कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। तो यानी कि आज कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सेकंड फेज में जो है लगातार मतदाता मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। तो आपसे यही अपील है, आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा वोट करें। तो यानी कि कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। वहीं पर सेकंड फेज में सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो मतदाता थे वो काफी कम पहुंचे थे, वोटिंग रेट काफी कम रहा था। लेकिन इस बार लगातार यही अपील की जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी यही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है वो मतदान केंद्र में पहुंचे, क्योंकि देश के भाग्य की बागडोर आपके हाथ में है, देश का भाग्य आपके हाथ में है। इसलिए अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा वोट करें। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। शुभम तिवारी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ब्यूरो चीफ है बंगाल की। वहीं पर दूसरी तरफ ओमशील हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं और नगेंद्र भाटी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं। शुभम, आपसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी, बंगाल में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? अगर पिछली बार देखा जाए दक्षिण में काफी फर्स्ट फेज में देखे गए थे वोटिंग रेट। 2024 के लोकसभा चुनाव का आज दूसरा चरण है। पूरे देश के साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में भी 3 सीटों पे चुनाव मतदान चल रहा है। तो ये जो बेलूरघाट, रायगंज और दार्जिलिंग, यहाँ पर मैं बड़ी बात बता दूं आपको कि ये तीनों सीटें 2019 में बीजेपी की जीत यहाँ पर हासिल हुई थी बीजेपी को, और ये तीनों सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला इसीलिए है। तो मैं बता दूं, दार्जिलिंग से राजू बिस्ट हैं जी, और टीएमसी से वहां पे गोपाल लामा उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बालूरघाट से बीजेपी से सुकांत मजूमदार हैं और टीएमसी से विप्लव मित्रा उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। साथ में आरएसपी से जयदेव सिद्धांत भी हैं जो रेस में हैं। लेकिन यहाँ पे कड़ी टक्कर टीएमसी और बीजेपी की देखी जा रही है। रायगंज से कार्तिक चंद्रपाल और टीएमसी से कृष्णा कल्याणी, साथ ही कांग्रेस से अली इमरान रम्ज भी दौड़ में हैं। यहाँ पर कड़ा मुकाबला लेकिन टीएमसी और बीजेपी का ही देखने को मिल रहा है। जी, ओमशील, गाजियाबाद में आप देख रहे हैं किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। इस बार वोट प्रतिशत कितना ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, उत्सुकता कितनी है इस बार मतदाताओं में? बिल्कुल बबीता, अभी हम गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में मौजूद हैं और मेरे जस्ट पीछे आप देख सक रही होंगी, यहाँ पर बूथ है और वहां पर आईआरबी के जवान से लेके पुलिस प्रशासन तक यहाँ तैनात है। लेकिन अगर हम मतदाताओं की बात करें तो हम यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं और यहाँ पर जो मतदाता की संख्या होनी चाहिए, लोग घरों से कम निकल रहे हैं और एएमपी नेटवर्क भी लगातार अपील कर रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकले। लेकिन अभी तक जो मतदाता है वो काफी कम घरों से निकले हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में वोटिंग परसेंटेज हमें कम भी देखने को मिले। अभी अगर पूरे उत्तर प्रदेश का जो 9 बजे तक का आंकड़ा अगर हम बताएं आपको तो 11.67 है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो इस गाजियाबाद सीट ऐसी सीट रही जहां की जनरल वीके सिंह 10 साल से सांसद थे और उनका टिकट काट दिया गया। कहा यह जा रहा था कि क्षत्रिय और जो ठाकुर वोट बैंक है वो नाराज चल रहा है, इसलिए उनका टिकट काटा गया। उसके बाद वैश्य समाज से अतुल गर्ग को खड़ा कर दिया जाता है। तो क्या ये जो एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी का था, क्या उसके चलते ये वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है? वहीं कांग्रेस ने डॉली शर्मा पर विश्वास जताया है। तो तमाम तरीके की जो ये चीजें हैं वो अब क्या परिणाम निकल कर आता है ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन जिस तादाद में या फिर जिस संख्या में मतदान होने चाहिए वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन लोग घरों से कुछ निकल रहे हैं। हो सकता है जैसे जैसे दिन, बिल्कुल, वो भी अभी दिन की शुरुआत ही हुई है ओमशील। अभी देखने वाली बात होगी, हो सकता है कि थोड़ी देर में ही काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि अभी दिन की ही शुरुआत हो रही है। नगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रेटर नोएडा आप देख रहे हैं, क्या लगता है वहां पे? क्योंकि जिस तरह से अभी ओमशील ने बताया, गाजियाबाद में उतना ज्यादा देखने को के लिए नहीं मिल रहा है, लोग वहां पर नहीं पहुंच रहे। वहां पर भी क्या धीमी गति वाली हो रही है वोटिंग? देखिए, जहां पोलिंग बूथ पर मैं हूं, यहाँ की यदि बात करें तो आप देखिए कि सुबह पहला जो घंटा था 7 से 8 बजे तक फिर भी लोगों की कतारें यहाँ पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही थी।
लेकिन अभी की यदि बात करें तो आप देखिए कि ज्यादातर जो पोलिंग बूथ है वो खाली हैं। कोई ज्यादा लोग इंटरेस्ट इस बार लेते हुए दिख रहे हैं चुनाव में, और यदि कहीं लाइन लगी हुई भी है तो वो कोई बहुत ज्यादा लाइन या बहुत ज्यादा लोग इधर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुकाबले की यदि बात करें तो यहाँ मुख्य मुकाबले में बीजेपी से डॉक्टर महेश शर्मा है, जो कि 2 बार के सांसद हैं, 2014 से और 19 तक, फिर 19 के चुनाव में भी वही जीते और मौजूदा सांसद वही है। तीसरी बार वो हैट्रिक मारने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन से हैं डॉक्टर महेंद्र नागर, वो उनके मुकाबले में है। तो लोग अपने अपनी तरफ से, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी और गठबंधन की तरफ से भी, कि इस बार जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले होंगे। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 8 सीटों पर पहले राउंड में वोटिंग हुई थी और 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। जिन 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, इन 8 में से अमरोहा को यदि छोड़ दे तो बाकी सीटों पर 7 सीटों पर बीजेपी बिल्कुल, और अमरोहा में बीएसपी ने अपना खाता खोला। तो इस बार क्या लग रहा है नगेंद्र, अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक बार फिर से दानिश अली उतरे हैं मैदान में, हालांकि कांग्रेस की टिकट पर उतरे, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, दानिश अली की यदि बात करें अमरोहा से तो वो हाथी का साथ छोड़कर अब कर हाथ के साथ हैं। और अमरोहा सीट की यदि बात करें तो 1984 से वहां नगेंद्र आपको बीच में रोकना चाहूंगी, अमरोहा पे हम दोबारा चर्चा करेंगे। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। तो यूपी में सुबह 9 बजे तक 11.67% मतदान किया गया है। कर्नाटक में 9 बजे तक 9.21%, छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक 15.42% मतदान हुआ है। तो वहीं पर मध्य प्रदेश में 9 बजे तक 13.82% मतदान हुआ है। तो असम में 9 बजे तक 9.71% और वहीं पर बिहार की अगर बात की जाए तो 9 बजे तक 9.84% मतदान किया गया है। तो यानी कि अगर यूपी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यूपी में अभी तक मतदान हुए हैं। वहीं पर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में भी धीरे धीरे मतदान, क्योंकि वोटिंग के लिए लोग पहुंचते जा रहे हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हुआ है वोटिंग परसेंट अभी तक। तो मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पे जो देखा जाए तो मतदान के लिए लोग पहुंच भी रहे हैं, परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि नगेंद्र, हम अमरोहा की भी बात कर रहे थे, वहीं पर अगर यूपी की बात की जाए तो धीरे धीरे ये जो है लोग वहां पर पहुंचते भी जा रहे हैं, परसेंटेज काफी अच्छा है फिलहाल के लिए। देखिए, वोटर्स की यदि बात करें तो बहुत लंबी लाइन नहीं है, लेकिन मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, चाहे उसकी रफ्तार धीरे ही सही, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक। और जो 9 बजे तक के आंकड़े हैं वो बता भी रहे हैं कि भले लोग लाइनों में लगे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इससे एक तस्वीर और होती है बबीता, जो सुबह 7 से 8 बजे यानी जब वोटिंग शुरू हुई थी उस वक्त लोग ज्यादा आए थे, क्योंकि सभी को पता है कि गर्मी के दिन है, अभी धूप ज्यादा होगी, तो सुबह ज्यादा लोग वोट डालने आए और सुबह देखा भी गया था जिस तरह से लाइन लगी हुई थी। अब हम बात कर रहे थे अमरोहा की। अमरोहा के अंदर 1984 के बाद से किसी भी सांसद ने या किसी भी सांसद को वहां की जनता ने रिपीट नहीं किया है। तो ये माइनस पॉइंट जो है वो कुंवर दानिश अली जो मौजूदा सांसद है उनके लिए है। ये अलग बात है कि पिछली बार जब वो बसपा के टिकट से जीते थे तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था और इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो कंवर सिंह तंवर हैं, उनकी यदि बात करें तो वो 2014 का चुनाव जीते थे और उसके बाद 19 का चुनाव हार गए। तो अब उनको ये लगता है कि जैसा कि यहाँ पर रिपीट नहीं होता है जो सांसद है, तो वो बीजेपी सांसद को अपने पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो इस लिहाज से यदि देखें, और जैसे कि दावे भी बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं कि इन 8 सीटों में सभी सीटों पर क्लीन स्वीप बीजेपी करने जा रही है। वहीं यदि गठबंधन की बात करें तो उनकी तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं। और जिस तरह से कि वोटर भी आप देखिए कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पहले फेज में भी जब चुनाव हुआ था तो उसमें भी मत फीसदी की यदि बात करें, वोट प्रतिशत की यदि बात करें
तो वो कम रहा था। तो जो मतदाता है वो बहुत ज्यादा ये समझिए कि रुझान उसका इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये किसके पक्ष में जाता है बिल्कुल, लेकिन अभी खैर नगेंद्र, अभी दिन की शुरुआत भी हुई है, अभी देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि परसेंटेज हम देख रहे थे तो काफी अभी फिलहाल के अच्छे चल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कितनी तेजी से लोग वहां पर पहुंचते भी है, क्योंकि लोग अपने घरों से अभी धीरे धीरे निकलेंगे। भी दिन की शुरुआत हुई है, क्योंकि सुबह नाश्ता वाश्ता भी होता है, तो ठीक है, देखेंगे, पूरा दिन अभी बाकी है। शुभम, आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, लोकसभा अगर सीट्स की अगर बात की जाए तो 42 सीटें और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो क्या कहा जाए? क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात की जाए 2019 में देखा गया था कि बीजेपी का परसेंटेज लगातार बढ़ा था और कई सीटों पर जीत भी मिली थी। इस बार जो है ममता बनर्जी की चिंता कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है? ममता बनर्जी की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ पर जो सेंट्रल से दावे कर रहा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन टीएमसी के नेता लगातार एक ही बात कहते आ रहे हैं कि मोदी की गारंटी यहाँ पर नहीं चलेगी। और इस हिसाब से आज की जो 3 सीट हैं, तीनों सीटों पे जहां पे आज मतदान चल रहा है, ये बंगाल के भविष्य की जो बहुत बड़ी जो सीट है वो साबित होंगी, क्योंकि इन तीनों सीटों पे ही बीजेपी की जीत हासिल हुई थी 2019 में। और इस बार क्या होता है, इसीलिए वहां पर कांटे की टक्कर चल रही है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से भी गद्दावर जो नेता हैं वहां से उम्मीदवार हैं। सुकान मजूमदार को बीजेपी ने उतारा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी है वहां के, और अगर देखा जाए लगातार जीत भी रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विप्लव मित्रा जो है वो चुनाव में उतरे हैं, टीएमसी ने उतारा है। विप्लव मित्रा पहले टीएमसी में थे, उसके बाद बीजेपी में आए और अब फिर से टीएमसी में चले गए हैं, तो टिकट मिला इस बार। तो क्या कहा जाए, कड़ी टक्कर तो देखने को मिल रही है, लेकिन जो विप्लव मित्रा है, क्योंकि बीजेपी के सामने एक बीजेपी कैंडिडेट ही खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। कितना कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है? जी, कड़ी टक्कर है, क्योंकि सुकांत मजूमदार पूरी तरह आश्वासन अपनी जनता के बीच में जाके दे रहे हैं कि उनकी जो ठीक, शुभम, आपका टेक्निकल इश्यूज की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, ओम, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जो है गाजियाबाद में धीरे धीरे वोटर्स भी पहुंच रहे हैं, इस बार क्या लगता है कितनी टक्कर देखने को मिलेगी इस बार गाजियाबाद में? बिल्कुल, अगर हम 2019 से अगर कंपेयर करें तो इस बार टक्कर देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 2014 में पहले तो मोदी मैजिक या फिर मोदी लहर कह लें, वो पीक पे था, इसलिए वीके सिंह जीते। उसके बाद फिर उनके काम के बदौलत 2019 में भी वीके सिंह जीतते हैं। लेकिन ये आरोप लग रहा है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कि ठाकुरों के लिए ठाकुर उनसे नाराज चल रहे हैं। तो ठाकुर अगर नाराज चल रहे हैं तो जनरल वीके सिंह का तो टिकट काट दिया गया, लेकिन वैश्य समाज से अतुल गर्ग को उतारा गया है। तो क्या ये जो एक्सपेरिमेंट है और जो ठाकुर की नाराजगी है वो दूर हुई है? क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी ब्राह्मण चेहरा खड़ा किया है, ठाकुर चेहरा नहीं खड़ा किया है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को खड़ा किया गया है। वहीं हम नंद किशोर कुंडीर की बात करें तो वो बीएसपी से उनको खड़ा किया गया है। तो क्या इनके समर्थन में कोई आता है या नहीं आता है? क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें, वो अभी तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वो बीजेपी के अनुकूल देखी जा सकती है, क्योंकि अभी तक की वोटिंग परसेंटेज 11.67 पूरे उत्तर प्रदेश की है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो कम वोट करने के लिए लोग निकल रहे हैं, मतदान करने के लिए अपने घरों से लोग निकल रहे हैं। कहा यह जाता है कि अगर मतदान नॉर्मल स्तर पर हो रही है या फिर उससे कम हो रहा है तो सीट बची रह सकती है, क्योंकि अगर ठाकुर नाराज चल रहे हैं और कुछ किसान नाराज चल रहे हैं, अगर उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है, वो सिर्फ नाराजगी में वोट करने नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। अगर वो मतों का अपना उपयोग नहीं करेंगे तो वो कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा। तो इसलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं, क्योंकि अभी 10:20 हुई है। लेकिन ओम, यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि कम वोटिंग की वजह से बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ सके। हो सकता है कि क्योंकि अक्सर यही देखा गया है, जब जब मतदान कम हुआ है बीजेपी को नुकसान हुआ है और विपक्ष को काफी फायदा भी देखने को मिला है। तो क्योंकि 3 बार से लगातार भाजपा यहाँ पर कमल भी खिला रही है, तो क्या कहा जा रहा है इस बार भी भगवा रंग यहाँ पर बिखेर पाएगी या फिर नहीं बीजेपी, क्योंकि नाराजगी लगातार है?
बिल्कुल, देखिए ये कयासों का खेल है और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो ऐसा नहीं है कि ये सीट उनके लिए मुश्किल है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है भारतीय जनता पार्टी के लिए गाजियाबाद लोकसभा सीट में, क्योंकि ये अगर बात करें तो 3 बार से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और ये गढ़ रहा है। और नोएडा जो शहरी वोटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित भी होते हैं बबीता, तो उसका एक प्लस पॉइंट प्लस जो उच्च ये जो जाति होते हैं, जनरल कास्ट होते हैं, उनका एक वोट बैंक एक ऐसा तबका है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल रहता है हमेशा से। ब्राह्मण वोटर्स हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए रहते हैं। तो कहीं और इन सारे जो जाति हैं उनकी संख्या गाजियाबाद में काफी ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव साइन है और उससे वो जीत सकती है। तो नंदकिशोर, पुंडेर की भी एक अच्छी छवि है, बसपा ने उतारा है, तो क्या लग रहा है इस बार त्रिकोणीय क्योंकि मुकाबला देखने को मिल रहा है गाजियाबाद में? ओमशील, बिल्कुल, इस बार का मुकाबला काफी त्रिकोणीय है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अतुल गर्ग को तो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया, लेकिन एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में डॉली शर्मा को खड़ा किया जाता है, फिर नंदकिशोर पुंडेर को बीएसपी खड़ा करती है। तीनों के 3 वोट बैंक है। अब तीनों के 3 वोट बैंक जब तीनों के तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है वो काफी त्रिकोणीय रहने वाला है। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन विजय प्राप्त करता है? बिल्कुल, गौतम बुद्ध नगर में भी नगेंद्र त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में भी हैट्रिक क्या इस बार डॉक्टर महेश शर्मा लगा पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बार जो है भाजपा के सामने डॉक्टर महेश शर्मा के सामने इंडिया अलायंस के ही डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर भी खड़े और बसपा के राजेंद्र सिंह सोलंकी भी खड़े हैं। क्या त्रिकोणीय मुकाबला इस बार कांटे की टक्कर है, क्योंकि इस बार हैट्रिक लग पाएगी या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए यदि दावों की बात की जाए तो चाहे बीएसपी हो या फिर गठबंधन के प्रत्याशी हो या फिर बीजेपी के मौजूदा सांसद जो है उनकी बात करें, दावे जरूर सबकी तरफ से जीत के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार की यदि बात करें तो आप देखिए कि सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज इस बार नाराज दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से सहारनपुर के अंदर राजपूतों की तरफ से जो एक बड़ी रैली बुलाई गई थी और उसमें बीजेपी को वोट न देने की अपील की गई थी, तो यदि वो अपील काम करती है तो बीजेपी के लिए ना सिर्फ ग्रेटर नोएडा सीट बल्कि आसपास के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है वहां पर काफी दिक्कतें प्रत्याशियों के लिए हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कई बार रैलियां की गई है और ये दिखाने की कोशिश की गई है और दावे भी किए गए हैं कि राजपूत समाज बीजेपी के साथ है, वो नाराज नहीं है। तो वही देखना है किस तरह का जो रुख है वो देखने को मिलेगा। ठीक है शुभम, दार्जिलिंग में राजू बिष्ट को उतार दिया गया है बीजेपी की तरफ से, हालांकि इससे पहले 3 बार भी जीती है। इस बार टीएमसी ने जो दाव खेला वो गोपाल लामा पे खेला, वहीं पर कांग्रेस ने मुनीश तमांग पर दाव खेला है। तो क्या कहा जाए, क्योंकि उस समय गोरखाओं का साथ काफी मिला था दार्जिलिंग में, इसीलिए वो 3 बार जीती भी थी। इस बार गोरखाओं का उतना साथ भी नहीं है। देखिए साथ नहीं है और कितनी वोटिंग होगी इस पर, क्योंकि वहां पे कई मुद्दे ऐसे हैं जिससे बीजेपी को वोट मिली थी 2019 में और उन्हीं मुद्दों को लेकर फिर से राजू बिष्ट उतरे हैं। तो इस बार कितनी वोटिंग होगी ये तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन टक्कर टीएमसी भी कड़ी दे रही है। लेकिन शुभम, गोरखालैंड की लगातार मांग भी चल रही थी गोरखाओं को लेकर, जी गोरखालैंड को लेकर मांग भी चल रही थी और जितनी भी पार्टियां आई हैं, जितनी भी बार आई है, हमेशा गोरखाओं की नाराजगी हमेशा देखने को मिली है। क्या इस बार बीजेपी के लिए वो नाराजगी भारी पड़ जाएगी? देखिए उसके लिए ही तो काफी काम करने के लिए बीजेपी ने आश्वासन दिया है, जो उनकी मांगे थी उनको पूरा करेंगे और गोरखाओं की तरफ से अगर वोटिंग मिलती है तो बीजेपी का जो पलड़ा है फिर से भारी रहेगा, ये मैं कह सकती हूँ। तो क्योंकि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, अपडेशन आपसे तीनों से लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार वोटिंग चल रही है, धीरे धीरे मतदाता जो है मतदान केंद्र में भी पहुंचे। तो दोबारा से आपसे अपील कर रही हूं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें, क्योंकि देश का भविष्य आपके हाथ में है और क्योंकि यही वो मौका है जब आप देश का भविष्य बदल सकते हैं या फिर उसे दोबारा से रिपीट कर सकते हैं सरकार को। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एएमवी नेटवर्क में इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।